मेरा नाम कोमल है। मेरी दूसरी शादी होने जा रही थी। मेरा पहला पति मर चुका था। मेरे रिश्तेदारों ने मेरी दूसरी शादी करवाने का फैसला कर लिया था। उनका कहना था कि तुम्हारी 5 साल की बेटी है, उसका तो ख्याल करो, उसकी खातिर ही शादी कर लो। मेरी शादी हर्षित नाम के लड़के के साथ होने जा रही थी, जो कि कुंवारा था। मुझे बेचैनी भी हो रही थी, क्या मैं सही करने जा रही हूँ? हर्षित एक शरीफ इंसान था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। मेरे दिल में एक अजीब सा डर था कि अगर उसने मेरी बेटी को नहीं समझा तो। घर में शादी की तैयारी हो रही थी। मेरे चेहरे पर किसी खुशी का रंग नहीं था। शादी की रस्में पूरी हो गईं और अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। मेरी 5 साल की बेटी दीप्ति, जो बहुत मासूम थी, उसे भी मैं अपनी ससुराल लेकर आ गई थी। जब हम लोग अपने नए घर पहुंचे तो मेरा दिल एक अनजाने से डर का शिकार हो रहा था। मेरी बेटी भी मेरे साथ थी। जब हर्षित ने उसे मुस्कुराकर देखा, मेरा दिल डूबने लगा था। मेरी बेटी खामोश खड़ी हुई थी। हर्षित ने जो शब्द कहे, उन्हें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। उसने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा और पूछा कि कैसी हो बेटा, क्या हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं? मेरी बेटी ने खुश होकर ठीक है कह दिया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। क्या मैं इस आदमी पर सच में भरोसा कर सकती थी? मगर जब हर्षित ने आगे बढ़कर मेरी बेटी को चॉकलेट दी तो मेरी बेटी हल्की सी मुस्कुरा दी थी। ये एक छोटा सा हसीन लम्हा था, लेकिन मेरे दिल को कुछ सुकून सा मिला था। कुछ दिनों के बाद मेरी हैरानी और ज़्यादा बढ़ गई थी। हर्षित के साथ रहते रहते मुझे ये एहसास होने लगा था कि वो एक अच्छे पति ही नहीं, बल्कि मेरी बेटी के लिए एक बेहतरीन पिता भी साबित हुए हैं। उन्होंने मेरी बेटी की पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। मेरी बेटी को अपनी औलाद की तरह समझा। मेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाया, उसको स्कूल ले जाना, रात को कहानी सुनाना, अपने हाथों से उसे खाना खिलाना और कभी कभी तो उसे पार्क भी ले जाना, ये सब कुछ उनकी जिम्मेदारी थी। ये सारे काम करना उनको बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी तो हर्षित ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि मेरी बेटी को खाना दे दो, वो कब से भूखी है। मैं अपनी बेटी के साथ ही खाना खाऊंगा। मैंने जल्दी से उन दोनों को खाना दिया तो हर्षित ने अपने हाथों से दीप्ति को खाना खिलाया और उससे कहा कि बेटा, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक अपने पापा को बोल देना। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं ये सुनकर बहुत खुश हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? क्या सच में मेरी किस्मत में इस बार मुझ पर रहम कर दिया? लेकिन मेरा दिल अभी भी पूरी तरह से बेफिक्र नहीं था। एक दिन रात का समय था। मैं अपने पति के पास बैठी हुई थी। मैंने उनसे हिचकिचाते हुए पूछा, हर्षित, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि हमें अपना बच्चा पैदा करना चाहिए? मेरी बात सुनकर पहले तो हर्षित मुस्कुराने लगे, फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगे, दीप्ति, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसे अपनी सगी बेटी समझता हूँ। अगर हमने दूसरा बच्चा पैदा कर लिया तो शायद दीप्ति ऐसा महसूस करे कि हमारे लिए हमारा बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। दीप्ति नहीं, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता कि मेरी बेटी के दिल को किसी भी तरह का कोई एहसास हो। मेरे लिए तुम दोनों काफ़ी हो। बस एक बेटी और एक अच्छी बीवी, मेरा परिवार पूरा हो गया। मुझे अब किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है। जब मैंने हर्षित के कहे हुए शब्द सुने तो ये मेरे दिल में जाकर उतर गए थे। मेरी आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी और चमक जागी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये रोशनी जल्द ही एक तूफान में बदलने वाली थी। जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। जिंदगी में कुछ फैसले आसान नहीं होते और मैं जानती थी कि दूसरी शादी करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मगर अब कुछ महीने गुजर चुके थे और सब कुछ काफ़ी हद तक ठीक चल रहा था। वक्त गुजरता गया और हर्षित दीप्ति के बीच एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हो चुका था। वो दोनों हमेशा शाम को पार्क चले जाते थे, जहां हर्षित दीप्ति को झूला झुलाते थे और हंसने की कोशिश करते थे। एक दिन स्कूल से वापसी पर दीप्ति ने हर्षित से कहा कि पापा, सब बच्चों के अपने सगे पापा होते हैं, मेरा कोई नहीं था, लेकिन अब मेरे पास आप आ गए हो। अब आप मेरे सच में पापा बन गए हो ना? हर्षित की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने काफ़ी देर तक दीप्ति को देखा, उसके नन्हे हाथों को अपने हाथ में थाम लिया और फिर कहने लगे कि बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इतना कहने के बाद हर्षित ने महसूस किया कि उन्होंने जो फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक था। मैं हमेशा चुपके से हर्षित और दीप्ति के बीच होने वाली बातें सुनती रहती थी और दिल ही दिल में खुश हो जाती थी। और फिर कई साल इसी तरह से गुजर गए। वक्त पर लगाकर उड़ता चला गया। दीप्ति एक खूबसूरत और जवान लड़की में बदल चुकी थी। उसके नैन नक्श निखर चुके थे।
देखकर मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि वो जितनी सुंदर और मासूम है, क्या वो सच में मेरी ही बेटी है। लोग उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ किया करते थे और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, नरम दिल और शांत बिहेवियर की थी। वो अपने नरम शब्दों से सबका दिल जीत लिया करती थी। मेरे और मेरे पति के बीच भी मोहब्बत और भरोसे का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया करती थी और साथ ही हर्षित का भी, क्योंकि उसने हमेशा मेरी बेटी को अपनी औलाद से भी बढ़कर समझा था। एक दिन मेरे पति ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगे कि कोमल, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी बेटी दीप्ति के लिए अच्छा सा एक रिश्ता तलाश करें। अब उसकी शादी की उम्र हो गई है और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी नई जिंदगी में खुश रहे। मुझे अपने पति की बात ठीक लग रही थी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर था। क्या सच में मैं अपनी बेटी को किसी और के हवाले करने के लिए तैयार हूँ? कई दिनों तक मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश किया, फिर फाइनली मुझे एक अच्छा रिश्ता मिल गया था। लड़के का नाम राज था। वो पढ़ा लिखा और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। जब राज और उसके पेरेंट्स दीप्ति को देखने के लिए आए तो वो सब उसकी सिंपलिसिटी और खूबसूरती से इम्प्रेस हुए थे। उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की थी। राज की मम्मी ने मुस्कुराकर कहा कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ न हो तो हम जल्द ही शादी करना चाहते हैं। उन्होंने फौरन अपनी उंगली में से अंगूठी उतारकर दीप्ति को पहना दी और कहने लगी कि अभी तो हम फिलहाल सगाई के तौर पर खाली हाथ की वजह से अपनी बेटी को ये अंगूठी पहनाकर जा रहे हैं और अब जल्द ही शादी करेंगे। ये देखकर हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन दीप्ति शर्मीली सी होकर कमरे में चली गई। रात के समय सब सो चुके थे, तो न जाने क्यों हर्षित छत पर परेशानी की हालत में बैठे हुए थे। मैं उनकी परेशानी को अच्छी तरह से समझ गई थी, इसलिए मैं भी उनके पीछे पीछे छत पर चली गई और करीब बैठकर कहने लगी, हर्षित क्या बात है, आप खुश नहीं लग रहे बल्कि बहुत परेशान लग रहे हो। हर्षित ने गहरी सांस भरी और कहने लगे, पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी और डर छुपा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मैंने मुस्कुराकर उनका हाथ थाम लिया, उनको तसल्ली दी और कहा कि हर्षित, आपने हमेशा दीप्ति के अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना की है और अब जब ऊपर वाले ने हमें उसके लिए एक अच्छा रिश्ता दे दिया तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। मेरे पति ने खामोशी से सर हिला दिया, लेकिन उनका दिल अभी भी बेचैन हो रहा था। मैंने उनको तसल्ली दी और समझाया तो वो सुकूनमंद हो गए थे। कुछ दिनों बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। दीप्ति बहुत खुश थी, लेकिन थोड़ी नर्वस नजर आ रही थी। मैं और मेरे पति हर लम्हा उसके साथ साथ रहते थे, उसका ख्याल रखते थे। उसकी पसंद के कपड़े भी हमने उसकी शादी के लिए खरीदे थे। उसके लिए जेवर भी उसकी पसंद का ही खरीदा था। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। मैंने हर्षित से कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी में सब कुछ स्पेशल हो, सब कुछ अच्छा हो। हमें उसके लिए दहेज भी अच्छे से अच्छा लेना चाहिए। हर्षित ने मेरी बात पर मुस्कुराकर सर हिलाया और कहने लगे कि हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी के लिए सब कुछ स्पेशल और अच्छा होना चाहिए। आखिरकार उसकी शादी है, कल मैं खुद उसकी सारी शॉपिंग फाइनल करवा दूंगा। मैं उसको कल बाजार ले जाऊंगा। उसका जो सामान रह गया है वो अपनी पसंद से खुद खरीद लेगी। तुम परेशान मत हो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक और अच्छा होगा। मैं खुश हो गई और मैंने भरोसे के साथ सर हिला दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह हम दोनों पति पत्नी की आखिरी बातचीत हो सकती है। अगली सुबह दीप्ति और हर्षित ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और बाजार के लिए रवाना हो गए। मैं दरवाजे पर खड़े होकर उन दोनों को जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि मैंने तो ऊपर वाले से कभी इन खुशियों की उम्मीद भी नहीं की थी। सच में मेरे पति बहुत अच्छे हैं और उनके साथ ने हमेशा मुझे और मेरी बेटी को खुश रखा। पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया और सोचा कि ये सब माँ होने का वहम है। मैंने खुद को तसल्ली दी थी। शहर की सड़कों पर जिंदगी की चहल पहल थी। दीप्ति और हर्षित अलग अलग दुकानों पर घूम रहे थे। हर्षित दीप्ति की पसंद के कपड़े और सामान उसको खरीदकर दिलवा रहे थे। इधर मैं घर में बैठी उन दोनों का इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां पर क्या हो रहा है। बस मैं इस सब का एहसास कर सकती थी कि वहां पर मेरे पति और मेरी बेटी बहुत खुश थे। बस थोड़ा सा सामान रह गया है, उसके बाद हम लोग घर चलते हैं। हर्षित ने दीप्ति से गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा था। दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी पापा, घर पर मम्मी हमारा इंतजार कर रही होंगी। उनकी गाड़ी हाईवे पर दौड़ने लगी। मौसम खुशगवार था। अचानक एक खौफनाक लम्हा आया। सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था। वो ट्रक ड्राइवर नशे में था।
हर्षित ने जल्दी से गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दीप्ति की एक जोरदार चीख, पापा, और फिर तभी एक जोरदार धमाका हो गया। गाड़ी पलटियां खाती हुई सड़क के किनारे जा लगी थी। गाड़ी के शीशे टूटकर बिखर गए, धुएं के बादल उठने लगे, हर तरफ खामोशी छा गई। इधर मैं घर में शादी की तैयारियों में बिजी थी जब मोहल्ले की एक औरत दौड़ती हुई हमारे दरवाजे पर आई। उसका चेहरा पीला हो रहा था, उसकी सांस फूल रही थी। उसने कहा, भाभी जी, एक हादसा हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? उसने मुझे बताया कि भाभी जी, दीप्ति और हर्षित भैया, उनका एक्सीडेंट हो गया। मेरे हाथ में चाय का कप था जो छूटकर फौरन ही जमीन पर गिर गया। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? उसने कहा कि जी, मैं सच कह रही हूँ, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये सब सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरे शरीर की जान निकल गई। मैं तो जमीन पर बैठ गई थी और रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मैं रोते हुए अस्पताल पहुंची तो वहां का माहौल अजीब सा था। डॉक्टरों ने अफसोस भरे शब्दों में कहा कि आई एम सॉरी, इन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। ये सुनकर मेरी आत्मा कांप गई थी। उस दिन मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरा सुहाग, मेरी बेटी, सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी बेटी की लाश और मेरे पति की लाश बराबर बराबर रखी हुई थी और उन दोनों की लाश पर सफेद रंग की चादर थी। मैं उनके पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। जहां हमारे घर में शादी की तैयारी हो रही थी, अब ये घर शोक का घर बन चुका था। हर कोई रो रहा था, हर कोई मुझे तसल्ली दे रहा था, मगर मेरे दिल पर पहाड़ टूट चुका था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा गम कभी नहीं देखा था। अब मैं पूरी तरह से अकेली रह गई थी। मेरे सारे सपने टूट गए थे, मेरा सब कुछ छिन गया था। मैं ये नहीं जानती थी कि अभी कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। दिन गुजरते गए, लेकिन मैं जैसे जिंदगी से अलग हो चुकी थी। मैं खाना पीना भी भूल चुकी थी, बल्कि एक जिंदा लाश बन गई थी। बस दिन रात कमरे में बैठी रहती थी और रोती रहती थी। मोहल्ले की औरतें मुझे दिलासा देने के लिए आती थी, लेकिन मैं खामोश रहती। लोग कहते कि तुम्हें संभलना होगा, मगर मैं कहती थी कि मेरा सब कुछ तो खत्म हो चुका है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। सब कहते थे कि तुम्हें जीना होगा, आगे बढ़ना होगा। आखिर ऐसे कब तक तुम उनकी मौत का शोक मनाती रहोगी? ये शब्द सीधे मेरे दिल पर उतर गए थे। इसी तरह लगभग 1 साल गुजर गया था। मैंने सोचा कि अब मुझे अपने आप को संभालना चाहिए। लोग ठीक कहते हैं। मैं जानती थी कि मेरी बेटी और मेरा पति कभी नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे टूटकर रह जाऊं। मैं शहर के एक अस्पताल गई जहां मुझे सफाई करने की नौकरी मिल गई। बस अब यही मेरा भाग्य था, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाली नहीं थी। पहले दिन जब मैं अस्पताल पहुंची तो ना जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जिंदगी में पहली बार काम करने जा रही थी, मगर जब मैंने बीमार बच्चों को देखा तो मेरा दिल नरम हो गया। शायद किसी की सेवा करना मेरे दिल के जख्मों को भर सकता था। मैं अस्पताल में काम भी करती और मरीजों की मदद भी किया करती थी और खुद को बिजी रखने की पूरी कोशिश भी करती थी। एक दिन जब मैं अस्पताल के एक वार्ड में सफाई करने के लिए गई, तब अचानक मेरी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो जमीन पर गिर गया था। मैं फौरन दौड़कर बच्चे को उठाने के लिए गई। मैंने उसे गोद में उठाया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था और मैं उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। कुछ समय के बाद ही एक लड़की भागती हुई आई और बच्चे को मेरी गोद से छीन लिया। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो मेरा शरीर बर्फ का हो गया था। ये कैसे हो सकता था? ये तो मेरी बेटी दीप्ति है। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया घूम गई है, लेकिन दीप्ति तो मर चुकी थी। वो आज मेरे सामने खड़ी थी, मगर ये कैसे पॉसिबल था? दीप्ति के चेहरे पर कई एक्सप्रेशन थे, हैरानी और डर। वो धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगी, फिर अचानक रुक गई। माँ, उसने अपने कांपते हुए शब्दों से कहा। मेरा दिल बिखर कर रह गया था। मैं कैसे खामोश रह सकती थी? मेरी बेटी जिसे मैंने खो दिया था, आज वो मेरे सामने थी। मैंने कहा, तुम जिंदा हो मेरी बेटी, मैंने तो तुम्हें। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसने कहा, माँ, अभी कुछ मत पूछो, बस मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं जिंदा रहूं। ये कहकर वो तेजी से वापस मुड़ी और कुछ कहे बिना ही अस्पताल से वापस निकल गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डर में मौजूद थी। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं परेशान थी कि आखिर ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में क्या हो गया। मैं सांस लेना भूल चुकी थी। आज इतने समय के बाद मैं अपनी बेटी से मिली थी, मगर उसके होठों पर मुस्कुराहट तक नहीं थी, बल्कि आंखों में एक अजीब सा डर था। लगता था कि वो किसी मुसीबत में है।
आखिर किसने उसे कैद किया है? और सबसे ज़रूरी सवाल कि वो हर्षित के साथ हादसे के बाद जिंदा कैसे बची, ये सवाल मुझे बेचैन कर रहा था। दीप्ति को अस्पताल में देखने के बाद मेरी आत्मा कांप रही थी और न जाने कितने सवाल उठ रहे थे। अगर दीप्ति जिंदा है तो फिर हर्षित कहाँ है? वो भी तो हादसे में मारे गए थे। मेरे सब्र की अब हद खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैं एक दिन अस्पताल के वार्ड में जाकर दीप्ति के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन यहाँ कोई डिटेल नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी पेशेंट की फाइल के बिना अस्पताल कैसे काम कर सकता है? मगर मैं इस सोच में उलझ गई थी जब मोहल्ले की एक पुरानी जानने वाली मुझे मिल गई, जो हैरानी से मुझे देखकर कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा पति मरा नहीं था, वो तो आज भी जिंदा है। ये शब्द मेरे दिमाग में बम की तरह गिरे। मैंने चौंक कर कहा कि क्या हर्षित जिंदा है? लेकिन वो तो हादसे में। उन्होंने बताया नहीं, वो दोनों हादसे के बाद बच गए थे, मगर उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक रही हो। मैंने कहा, क्या मतलब है? उन्होंने बताया कि हर्षित ने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया। उसने धीमे से शब्दों में कहा, दरअसल हर्षित गैर कानूनी कामों में शामिल है। हादसे के बाद जब तुम्हारी बेटी को होश आया तो वो उसे किसी अनजान जगह ले गया था। उसने सबको यही बताया था कि वो मर चुकी है ताकि कोई उसे तलाश न कर सके, और फिर उसने तुम्हारी बेटी को बेचने की कोशिश की। ये सुनते ही मेरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया था। मैंने कहा, ये सब झूठ है। मोहल्ले की वो औरत लगातार मुझे ये सब कुछ बता रही थी और कह रही थी कि उसने तुम्हारी बेटी को गलत कामों में धकेलने की कोशिश की है। वो एक खतरनाक माफिया गैंग का मेंबर बन गया, लेकिन दीप्ति ने हार नहीं मानी। वो किसी न किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर उससे बचने की कोशिश करती रही। महीनों तक वो इस कैद में रही, मगर किसी तरह उन लोगों के शिकंजे से भागने में कामयाब हुई, लेकिन वो अभी आज़ाद नहीं हुई है। ये सुनकर मेरा पूरा शरीर बेबसी और गुस्से से कांपने लगा था। मेरी बेटी, मेरी मासूम सी बेटी, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं उसे अपने पति के चंगुल से निकाल कर ही रहूंगी। लेकिन सवाल ये था कि मैं अपनी बेटी को इस दलदल से निकालने के लिए डर रही थी। मेरे अंदर जैसे कोई डर बैठा हुआ था। वो मुझे कुछ बताकर नहीं गई थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि वो परेशान है। मैं रो रही थी। पता नहीं मेरी बेटी कब से उस आदमी की कैद में थी। पता नहीं वो उसके साथ क्या क्या कर रहा होगा। मैं अपनी बेटी की तरफ से बहुत परेशान थी। बार बार मेरा ध्यान उस पर जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि दीप्ति कहाँ पर है। मैं उसे तलाश करना चाहती थी, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। मैं ऊपर वाले से सिर्फ प्रार्थना ही कर सकती थी कि मेरी बेटी जहाँ भी हो सही सलामत हो। काश मेरी बेटी मुझे मिल जाए। ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मुझे उससे मिलवा दिया था। उस दिन जब मैं अस्पताल में काम कर रही थी, तो जैसे ही मैं डॉक्टर साहब के केबिन में गई तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब जिस बच्चे का चेकअप कर रहे थे वो बच्चा दीप्ति का था, और वो भी वहाँ पर मौजूद थी। उसे देखकर मेरी आंखों में एक चमक आ गई। मेरा उसके साथ वहाँ सामना हो गया था। वो भी मुझे बहुत बेचैनी से देख रही थी, ऐसे जैसे कई सालों बीत गए हों हम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए। ये सच था, लेकिन दीप्ति के चेहरे पर अचानक डर आ गया। शायद उसे डर था कि अगर उसे किसी ने उसकी माँ के साथ देख लिया तो उसके साथ साथ उसकी माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए उस दिन वो वहाँ से खामोशी से चली गई थी। मुझे उम्मीद थी कि वो फिर लौट कर आएगी। जब उसके बेटे की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वो दोबारा से अस्पताल वापस आई। हर्षित से रिक्वेस्ट करके बड़ी मुश्किल से उसने उसके बेटे के इलाज के लिए उसे अस्पताल जाने दिया था। उस दिन हर्षित ने अपने आदमी को दीप्ति के साथ भेजा था ताकि अस्पताल के बाहर पहरा दे सके। दीप्ति भागती हुई अस्पताल के अंदर दाखिल हुई। बच्चे की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे बेटे पर रहम करो, उसे बचा लो। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी अपने बेटे को गोद में लिए रो रही थी, जिसको देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं डॉक्टर को जल्दी से बुला लाई और डॉक्टर ने उसके बेटे का इलाज शुरू कर दिया। जैसे ही मेरी बेटी की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया था। मैंने उसके बच्चे को देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरी फूल जैसी मासूम सी बेटी के साथ ये सब क्या हो गया। वो मेरे सामने खड़ी थी और रोती हुई आवाज़ में उसने कहा कि माँ। ये शब्द सुनते ही मेरे दिल पर बिजली सी दौड़ गई थी। मैं भी उसके करीब जाने ही वाली थी जब दीप्ति ने मुझे इशारा करके खामोश रहने के लिए कहा। उसने मुझे धीमे से शब्दों में बताया कि माँ प्लीज़ खामोश रहिए, हर्षित जिंदा है और वो हमें देख रहा होगा। अगर उसे पता चल गया कि मैं आपसे मिली हूँ तो वो हम दोनों को मार देगा। ये सुनते ही मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई थी। मैंने बेबसी से अपनी बेटी को देखा और कहा, बेटी मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती।
दीप्ति बेटा, दीप्ति ने कहा, मगर माँ अभी इस समय हम कोई बात नहीं कर सकते। मौका देखकर मैं खुद आपसे मिलने आऊंगी, यहीं इसी अस्पताल में। बस मैं किसी भी तरह से निकलना चाहती हूँ, मगर इस समय मुझे सावधानी बरतनी होगी। वो समय हम दोनों की जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मेरी सांस उखड़ रही थी। वो जिस बेटी को मैं इतने साल से मुर्दा समझती रही, वो आज मेरी आंखों के सामने जिंदा खड़ी हुई थी, मगर एक कैदी की तरह डरी हुई सहमी हुई, जैसे जिंदगी ने उसके अंदर की रोशनी छीन ली हो। जैसा कि उसने कहा था कि वो मुझसे मिलेगी, लेकिन मुझे सिर्फ खामोश रहना है, इसलिए मैं वहां से पलटकर आ गई थी। मेरी बेटी के बच्चे को अस्पताल में एडमिट कर लिया गया था। मैं अस्पताल के एक कोने में खड़ी हुई थी, जहां मेरी बेटी मुझे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गई थी। सबसे पहले हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। मैंने उससे कहा, मेरी बेटी, ये सब क्या है? तुम कैसे जिंदा हो? और हर्षित, वो कहाँ है? मेरे शब्द कांप रहे थे, जैसे मेरे शरीर में एक अजीब सी हैवानियत दौड़ रही हो। दीप्ति ने जल्दी से इधर उधर देखा कि कहीं हमें कोई देख तो नहीं रहा। वो बहुत डर रही थी। उसने मेरे हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था। कहने लगी, माँ, यहाँ कोई कुछ नहीं जानता और ये ऐसे ही रहना चाहिए। दीप्ति की आवाज़ अचानक से धीमी हो गई। हम दोनों वहीं कोने में ज़मीन पर बैठ गए थे। दीप्ति ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, माँ, उस हादसे के बाद मैं मरी नहीं थी। पापा ने मुझे अपने साथ ले लिया था और सबको यही लगता था कि मैं भी मर चुकी हूँ। मैंने कहा, बेटा, क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? मेरा दिल फट रहा था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर हर्षित ऐसा कैसे कर सकते हैं। दीप्ति ने बताया, माँ, क्योंकि वो एक दरिंदा है। उसका असली चेहरा वो नहीं था जो आपने देखा था। वो एक जुआरी था, एक बदमाश था, जो औरतों और लड़कियों का सौदागर बन चुका था। उसने मुझे भी बेचने की कोशिश की। वो हमारे साथ अच्छा इसीलिए रहा ताकि एक दिन मौका देखकर मेरे जवान होने के बाद वो मुझे बेच सके। उसने मुझे अपने दोस्तों के पास भेजा और मैं उनके जुल्मों को बर्दाश्त करती रही, सिर्फ इसीलिए कि मैं आपसे दूर रहने पर मजबूर हो गई थी। और ये बच्चा भी मेरे जुल्म की निशानी है। बच्चे की कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। मैंने उससे कई बार रिक्वेस्ट की कि वो मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने दे या फिर खुद इसे इलाज के लिए ले जाए, मगर वो नहीं मान रहा था। जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, उसके आगे गिड़गिड़ाई, तब उसने मुझे यहाँ आने की परमिशन दी। लेकिन उसने अभी भी अपने आदमी यहाँ मेरे साथ भेज दिए, जो यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। वो बहुत ही खतरनाक है माँ, बहुत बुरा है। जिसे मैंने अपना पिता माना, वो पिता के रूप में एक भेड़िया है। इतना कहकर मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर वार कर दिया हो। मैंने गम भरी नज़रों में अपनी बेटी की तरफ देखा। इससे पहले मैं कुछ कहती, दीप्ति ने जल्दी से मेरे हाथों को मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगी कि माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बचाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करोगी, लेकिन अभी कुछ मत करना। अगर हर्षित को पता चल गया कि मैं आपसे मिली हूँ तो वो मुझे कहीं और कैद कर देगा और फिर मुझे सज़ा भी देगा। शायद अगली बार मैं आपको कभी ना मिल पाऊँ। दीप्ति की बात सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। रोने के अलावा और मैं कर भी क्या सकती थी? दीप्ति इतना कहकर खामोश हो गई। मैंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें इस तरह यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें वापस लेकर चलूंगी, तुम अभी मेरे साथ चलो। दीप्ति ने नहीं में सर हिला दिया। कहने लगी, माँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ, मगर हमें होशियारी से काम लेना होगा। हर्षित का ताल्लुक एक खतरनाक माफिया गैंग से है। अगर हमने गलत कदम उठाया तो वो हमें जान से मार डालेगा। ये लम्हा हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल था। मैंने अपनी आंसुओं भरी नज़रों से अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा कि बेटा, तो मैं क्या करूं? क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूं और छोड़ दूं अपनी बेटी को तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए? दीप्ति ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा कि नहीं माँ, हमें अकल से काम लेना होगा। मैं खुद को आज़ाद करने का कोई ना कोई रास्ता तलाश करूंगी, मगर तब तक आपको खामोश रहना होगा। मैं कभी भी मौका देखकर आपको खबर दूंगी। बस आप मुझसे एक वादा करो कि आप किसी से कुछ भी नहीं कहोगी। मैंने बेबसी से अपनी बेटी को देखा, मगर मैं जानती थी कि मेरी बेटी सही कह रही है। हर्षित किसी भी हद तक जा सकता था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। लेकिन हकीकत में अब मेरे लिए एक नई आजमाइश की शुरुआत हो चुकी थी। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को साफ किया और उसको गले से लगाया। लेकिन मैं दिल ही दिल में एक फैसला भी कर चुकी थी। अब ये जंग सिर्फ दीप्ति की नहीं बल्कि मेरी भी है, एक माँ की है। मेरी बेटी ने मुझे चुप रहने के लिए कहा था, मगर मैं कैसे खामोश रह सकती थी? मैं अपनी बेटी को दोबारा खोने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। ये समय खामोश रहने का नहीं था, बल्कि ये समय तो कुछ करने का था।
मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी बेटी को उस दरिंदे के चंगुल से निकाल कर ही रहूंगी। अगले ही दिन मैंने अस्पताल में काम करने के साथ साथ एक और मिशन भी शुरू कर दिया था, हर्षित और उसकी गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। मैं जानती थी कि हर्षित जैसे लोग अकेले कोई काम नहीं करते, उनके इर्द गिर्द पूरा नेटवर्क होता है। अगर मैं उसके नेटवर्क को कमज़ोर कर दूं तो शायद अपनी बेटी को भी आज़ाद करवा सकूं। सबसे पहले मैंने अपने मोहल्ले की पुरानी औरतों से बातचीत शुरू की, जो हर खबर को अपने दिल में छुपा कर रखती थीं। मैं अपने एक मोहल्ले की पुरानी औरत के पास गई, वही जिसने मुझे अस्पताल में हर्षित के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। बाकी की बातें भी वो ज़रूर जानती होगी। मैं उसके घर गई तो उसने मुझे बताया कि देखो कोमल, हर्षित बहुत खतरनाक आदमी है। हमने कई बार सुना है कि वो गलत धंधों में पड़ा हुआ है। तभी मैंने अपनी आवाज़ को नरम कर लिया और पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि उसकी गैंग में और कौन कौन शामिल है, उसके साथ कौन कौन मिला हुआ है। उसने मुझे बताया कि कहते हैं कि उसका एक दोस्त है रिंकू, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वही तो हर्षित के लिए सारे काम करता है। अब तक वो कई गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर दूसरे शहरों में भेज चुका है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आई थी। अच्छा, तो हर्षित की गैंग में सिर्फ वही नहीं बल्कि रिंकू भी इस घिनौने धंधे में शामिल है और उसका साथ देता है। मैंने एक और फैसला किया कि मैं कुछ भी करके हर्षित को तोड़ना चाहती थी। मैंने अपने अस्पताल में एक नर्स से बात की जो रिंकू के बारे में कुछ जानती थी। रिंकू मेरे पति का पुराना दोस्त था। नर्स सोनिया ने बताया कि रिंकू हमेशा रात को उस इलाके में खुफिया जुए के अड्डे पर आता है और वो हमेशा ऐसी हालत में होता है कि उससे अपने आप को भी संभाला नहीं जाता। ये सुनकर मैंने एक और प्लान बनाया। अगर रिंकू नशे में हो तो शायद वो कुछ ऐसा कह दे जो मेरे काम आ सके। एक रात मैंने अपना चेहरा अच्छी तरह से कवर कर लिया और उस इलाके में चली गई जहां पर रिंकू जुए के अड्डे में आता था। मैं एक कोने में छुपकर उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद रिंकू अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर आया। वो नशे में धुत था, हंस रहा था और बड़बड़ा रहा था। उसने नशे की हालत में कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। उसने कहा कि हर्षित तो बड़ा चालाक निकला, अपनी सौतेली बेटी को इस तरह से संभाल कर रखा हुआ है कि वो न भाग सकती है न कोई उसे बचा सकता है। रिंकू हंसते हुए ये बात कह रहा था। मैंने दिल में सोचा, तो हर्षित ने सब कुछ प्लान कर रखा है। वो मेरी बेटी को किसी और जगह कैद करने का प्लान बना रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफ़ी नहीं थी, मगर ये एक शुरुआत ज़रूर थी। अब मेरे पास एक रास्ता था। मैं रिंकू के जरिए हर्षित की दुनिया में दाखिल हो सकती थी, लेकिन कैसे? मैं क्या करूं? पुलिस के पास जाऊं या फिर खुद बदला लेने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाऊं? ये सारी सोच मेरे दिमाग को परेशान कर रही थी। मैं आखिर कौन सा रास्ता चुनूं? मैं बदले की आग में जल रही थी। अब मुझे यकीन हो चुका था कि हर्षित सिर्फ एक मुजरिम नहीं बल्कि वो एक बड़ी सी गैंग का लीडर था और मेरी बेटी इन लोगों का शिकार बन चुकी थी। अगर मैं कुछ नहीं कर सकी तो वो लोग मेरी बेटी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो इंसाफ के लिए मेरा साथ दे सके। क्या पुलिस? हाँ, पुलिस मेरा साथ दे सकती थी। अब ये जंग कानून के जरिए लड़ी जा सकती थी। मुझे पता था कि पुलिस के पास जाना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर हर्षित को भनक भी पड़ गई कि उसके खिलाफ कुछ होने वाला है तो वो मेरी बेटी को कहीं और ले जा सकता है। मगर मैं जानती थी कि मुझे जीतना है तो किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर का साथ लेना होगा। मैंने कई लोगों से पूछा किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर के बारे में और फिर फाइनली एक पुलिस इंस्पेक्टर का मुझे पता चल गया था, जिसका नाम इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा था। वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। वो इस तरह की गैंग को पकड़ने में हमेशा माहिर रहे थे। लेकिन तुम बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकती, मोहल्ले के एक आदमी ने मुझे बताया। ये सुनकर मेरे अंदर हिम्मत बंधी और मैं फौरन धड़कते हुए दिल के साथ सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंची थी। पुलिस स्टेशन का माहौल सख्त था, लोग आ जा रहे थे। मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने घबराते हुए ही पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखा और एक हवलदार से कहा कि मैं इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा से मिलना चाहती हूँ। मुझे इंतजार करने के लिए कहा गया। थोड़ी देर बाद मुझे अभिनव वर्मा के केबिन में भेज दिया गया। इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा एक सख्त मगर ईमानदार नजर आने वाले आदमी थे। उन्होंने मुझे देखा और सीरियस होकर पूछने लगे कि जी बताइए। मैंने एक गहरी सांस ली और कहने लगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी को एक जानवर इंसान ने कैद करके रखा है और वो किसी खतरनाक गैंग का हिस्सा है। ये सुनते ही अभिनव वर्मा चौंक गए। उन्होंने कहा, कौन है वो और आपके पास क्या सबूत है? ये सुनते ही मेरे चेहरे की उम्मीद धीमी पड़ गई थी। मेरे पास तो कोई भी सबूत नहीं है, मैंने उनसे कहा। लेकिन मैं जानती हूँ कि हर्षित ने मेरी बेटी को मारा नहीं था, बल्कि उसे गलत धंधे के नेटवर्क में डाल दिया था।
इंस्पेक्टर साहब ने गहरी सांस ली और कहने लगे कि देखिए मैडम, मैं आपकी परेशानी को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, मगर कानून सबूत मांगता है। जब तक कोई गवाह न हो या कोई ऐसा सबूत न हो जिससे हम आदमी को पकड़ सकें, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर मेरे अंदर की आग तेज हो गई थी। मैंने कहा, तो क्या मैं इंतजार करूं कि वो कब मेरी बेटी को जान से मार दे? फिर उन्होंने कहा कि अगर आप कोई सबूत लाकर दे सकती हो, कोई गवाह, कोई वीडियो, कोई फोटो या कोई खत या फिर कुछ भी जो ये साबित कर सके कि हर्षित सच में इस नेटवर्क का हिस्सा है, तो मैं खुद उसको पकड़ने के लिए छापा मारूंगा। मैं पुलिस स्टेशन से वापस आ गई थी। मुझे सबूत चाहिए था। मैं वो भी लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि अपनी बेटी के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मुझे जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा, वरना वो दरिंदा मेरी बेटी को कहीं गायब कर देगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हर्षित हमेशा मेरी बेटी पर नजर रखता था, लेकिन अस्पताल में आकर वो थोड़ा सावधान हो जाता था। यही वो लम्हा था जब दीप्ति को किसी की मदद लेने का मौका मिला। अस्पताल में एक नर्स थी जिसका नाम मोनिका था, जो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी। मेरी बेटी ने उससे बात की। मोनिका पहले ही उसकी हालत देखकर समझ चुकी थी कि इसके साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। एक दिन मोनिका ने दीप्ति से चुपके से पूछा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये सुनकर मेरी बेटी की आंखों में उम्मीद जाग गई थी। उसने कहा कि जी, मुझे मदद चाहिए, मगर ये बहुत खतरनाक है। मोनिका के जरिए दीप्ति हर्षित और उसके नेटवर्क के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने का प्लान बना लिया था। हर्षित के आदमियों को पता था कि अस्पताल में उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए वो हमेशा यहाँ खड़े होकर अपनी बातें करते थे। एक दिन मोनिका ने दीप्ति को एक जरूरी बात बताई। हर्षित का एक करीबी दोस्त और साथी रिंकू हर हफ्ते एक खुफिया जगह पर मिलते हैं, जहां पर वो नई लड़कियों के बारे में कुछ खुफिया बातें करते हैं। अगर हम इस जगह का सुराग निकाल लें तो ये सब कुछ खत्म हो सकता है। मेरी बेटी के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस सब की वीडियो बना सकूं, तो ये पुलिस के लिए काफी अहम सबूत होगा। इस बार जब हर्षित ने रिंकू से मुलाकात की और उन लोगों ने आपस में बातें की, तो दीप्ति ने मोनिका के साथ मिलकर उन दोनों की बातों की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जिसमें रिंकू कह रहा था कि ये नई लड़की 2 दिन में साहब के पास पहुंच जानी चाहिए, वरना अब हमें पैसे नहीं देंगे। जिस पर हर्षित ने कहा कि हमारे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, उन्हें कौन बचाने आएगा। ये शब्द सुनते ही मेरी बेटी बहुत डर गई थी कि ये लोग मासूम लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे थे। मेरी बेटी सबूत इकट्ठा कर चुकी थी। इधर मैं भी सबूत इकट्ठे करने में जुटी हुई थी, लेकिन जो सबूत दीप्ति के पास था, वो सोच रही थी कि जो वीडियो उसने बनाया है वो मुझ तक कैसे पहुंच सके। दीप्ति ने मोनिका से कहा कि तुम ये सबूत मेरी माँ तक पहुंचा सकती हो। मोनिका ने सर हिला दिया। जब मैं अस्पताल से घर जा रही थी तो मोनिका ने मुझे जल्दी से हाथ में एक छोटा सा मोबाइल दिया और बताया कि देखो, मोबाइल में वीडियो है। मैंने जैसे ही वीडियो देखी, मेरे शरीर में करंट दौड़ गया था। ये सब कुछ हर्षित के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है। हम पुलिस के पास जा सकते थे, मगर पुलिस सच में इस बार हमारी मदद करेगी। मैं फौरन ही पुलिस के पास गई और मैंने अभिनव वर्मा को जब वो वीडियो दिखाया तो वो हैरान रह गए थे और उन्होंने अपनी पूरी पुलिस टीम को अलर्ट कर दिया था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हर्षित को पता चल गया था कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। उसके आदमियों ने उसे खबर पहुंचाई तो वो हैरान रह गया और कहने लगा कि नहीं, कौन गद्दार है जो ये सब कुछ कर रहा है? किसने पुलिस तक खबर पहुंचाई? उसका ख्याल फौरन ही दीप्ति पर गया, क्योंकि सारी ही लड़कियां उसकी कैद में रहती थी। सिर्फ दीप्ति ही थी जो बच्चे के बहाने से अस्पताल जाया करती थी, और ये बात उसका एक आदमी भी कंफर्म कर चुका था कि दीप्ति अस्पताल में एक औरत से मिलती है और उसका नाम कोमल है। मेरा नाम सुनते ही उसके चेहरे पर शिकन आ गई थी। उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया और उस पर पाबंदी लगा दी, उसके साथ मारपीट की और उसे बताया कि तुमने जो कुछ भी किया है वो अच्छा नहीं किया, और तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुम अपनी माँ के साथ मिल गई हो, तुम्हारी माँ जिसकी आंखों में मैं कई सालों से धूल झोंकता रहा हूँ। दीप्ति कहने लगी, अब तुम्हारा अंत हो चुका है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतने में ही हर्षित ने मेरी बेटी के बाल जोर से पकड़ लिए, जिस पर वो चिल्लाई थी। उसने कहा कि हमारे सामने कोई नहीं टिकता, पुलिस को भी हम खरीद लेते हैं। तुझे क्या लगा कि तू अपनी माँ के साथ मिल जाएगी तो हमें पकड़वा देगी? ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले ही मैं तेरे साथ ऐसा कुछ कर दूंगा कि कोई भी तुझे बचा नहीं सकेगा। दीप्ति चिल्ला रही थी, रो रही थी। वो हाथ में चाकू लेकर उसके पेट पर वार करने ही वाला था। वो मेरी बेटी को जान से मारने ही वाला था कि इतने में ही मैं पुलिस को लेकर अपने साथ उसके अड्डे पर पहुंच गई। पुलिस ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया था
और जहाँ जहाँ से भी हर्षित और उसके अड्डों का पता चला, पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। लेकिन जब हमें एक सुनसान इलाके की खबर मिली तो हम फौरन ही वहाँ पहुँचे। जब वहाँ छापा मारा तो पता चला कि मेरी बेटी वहाँ पर थी और वो दरिंदा उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। वक्त पर मेरी बेटी ने सबूत मुझे दे दिए थे और मैं उसे लेकर फौरन पुलिस के पास चली गई, इसलिए ये सब कुछ मुमकिन हो सका था। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ दीप्ति के साथ साथ मोनिका को भी किडनैप कर लिया गया था। इन लोगों को मोनिका के बारे में पता चल गया था। पुलिस ने गोली चलाकर उन सब से हैंड्स अप करने के लिए कहा और कहा कि हथियार जमीन पर फेंक दो। हर्षित डर गया था। उसे नहीं पता था कि अब की बार वो हार चुका है। पुलिस को उसके बारे में पता चल गया और अब की बार उसका सामना किसी रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर से नहीं बल्कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से हुआ था जो उसको छोड़ने वाला नहीं था। उसने अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश की। मैंने सबसे पहले मोनिका के हाथ खोले जो कुर्सी से बंधी हुई थी और फिर दीप्ति के गले लग गई। उसे नहीं पता था कि सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, चाहे वो जितना जाल बिछा ले। हर्षित के खुफिया ठिकानों का पता पुलिस को चल गया तो उन्होंने वहीं पर छापे मारने शुरू कर दिए थे। पुलिस ने उसे और उसकी पूरी गैंग को अरेस्ट कर लिया था। साथ ही रिंकू को भी अरेस्ट कर लिया गया था। उनके सारे सैकड़ों गैर कानूनी धंधों को बंद कर दिया गया। पुलिस को जहां से भी उसके खिलाफ सबूत मिला वहीं पर छापा मारकर उन पर केस दर्ज कर दिए गए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका था। अदालत में केस शुरू हो गया था। सबसे बड़ी गवाह तो मेरी बेटी थी जिसने अदालत में जाकर खुद पर हुए सारे जुल्मों के बारे में बता दिया। हर्षित पर कई सारे संगीन आरोप लगाए गए थे जिससे उसका बचना नामुमकिन था। अब सब कुछ अदालत के सामने था। उसने कोर्ट में खड़े होकर मेरी बेटी से कहा था कि सारी जिंदगी मैंने तुझे बेटी बनकर पाला, तुझे प्यार किया। इस दिन के लिए नहीं तू मेरे ही खिलाफ जाए, बल्कि मैं तो अपनी परवरिश का बदला तुझसे लेना चाहता था। जज साहब ने जब ये सारी बातें सुनी तो कहा कि अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हर्षित चिल्ला रहा था और कह रहा था कि पुलिस अगर मुझे पकड़ सकती है तो क्या हुआ। मैंने जो कुछ किया अपनी चालाकी और ताकत के बलबूते पर किया था। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद वो पागल हो गया था, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा था। उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई। मैं सबसे ज्यादा खुश थी कि मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई थी। मुझे हर्षित की हरकतें जानने के बाद अफसोस हुआ था और मैंने सोचा था कि मैंने अपनी जिंदगी के कई साल एक ऐसे इंसान के साथ गुजार दिए जिस पर मैं भरोसा करती थी, लेकिन उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। पर फिर भी मुझे मेरी बेटी मिलने के बाद एक सुकून मिला था। उसके पास एक बेटा था जो उसके नाजायज औलाद थी, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करती थी। हम सब लोग एक साथ रहते हैं। जैसे जिंदगी मेरी रही वैसी ही जिंदगी मेरी बेटी की भी हो गई, जो आज अपने बेटे को बिना पिता के पाल रही है। मैं हर बेटी के लिए यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि ऊपर वाला हर बेटी का भाग्य अच्छा करे और किसी के साथ ऐसा न हो जैसा मेरे साथ हुआ और मेरी बेटी के साथ हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।